डे 7 काफी हार्ड होने वाला था, लेकिन इतना हार्ड होगा ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था। फाइट के बीच अचानक जमीन हिलती है और वहीं से एक गॉब्लिन लॉर्ड बाहर निकलता है, बिल्कुल एक फाइनल बॉस की तरह, जो इतनी अर्ली स्टेज में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। यह देखकर विलेजर्स पीछे की तरफ पुश होने लगते हैं, जिस पर उनकी सोर्ड्स भी धीरे धीरे गिरने लग जाती है और यहाँ तक कि एजिल भी डेंजर में आ जाता है। लेकिन हमारा एमसी काम्या कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, बल्कि वही गाय है जिसने ये पूरा गेम बनाया है, जिस पर जैसे ही गॉब्लिन लॉर्ड अपनी विशाल मेज स्विंग करता है, काम्या कुछ बिल्कुल इंसेन करता है। वह बार बार डोज करना शुरू करता है और हर एक हिट काउंट करता है, जैसे उसकी लाइफ उसी पर डिपेंड करती हो, और असल में करती भी है। और फिर जैसे ही वो मैजिक नंबर रीच करता है, वह एक हिडन बग ट्रिगर करता है जो उसके अटैक्स को गारंटीड क्रिटिकल हिट्स में टर्न कर देता है, जिस पर एक ही बर्स्ट में काम्या रश करता है और गॉब्लिन लॉर्ड को स्लाइस करते हुए नीचे गिरा देता है। लेकिन एक फाइट जीतना ही काफी नहीं होता। इसके बाद काम्या बेस को लेवल 8 तक अपग्रेड करता है, वॉल्स और वर्कशॉप को बूस्ट करता है, और फिर जिंजर फाइनली कुछ बड़ा अनवेल करता है, ऐसे गोलम्स जो अपने मास्टर्स की तरह फाइट कर सकते हैं और साथ ही वर्क में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि काम्या इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे। दरअसल एक गेम है जिसका नाम लास्ट है, जो दुनिया का बेस्ट सेलिंग सर्वाइवल गेम माना जाता है, जहाँ प्लेयर्स मॉन्स्टर्स से भरी वर्ल्ड में रिसोर्सेज गैदर करते हैं। इसके साथ ही वो बेसिस बिल्ड करते हैं और अपने कंपेनियंस के साथ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्ट्रेटेजी की फ्रीडम भी है और एनपीसीज की डेप्थ भी, जो गेम को काफी बैलेंस्ड फील कराती है। और जहाँ तक इवेंट्स और अपडेट्स की बात है, वो रेगुलरली कैरी आउट होते रहते हैं, जिससे हर बार गेम में नए डेवलपमेंट्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन इस बेस्ट सेलिंग गेम के पीछे सिर्फ एक ही डेवलपर है, एक शट इन ड्यूड जिसका नाम कामिया सुशी है। अपने रूम में बैठे हुए कामिया अभी अभी गेम का वर्जन 3 अपडेट फिनिश करता है, जो इस गेम का अब तक का बेस्ट वर्जन बन जाता है, जिसमें उसने बेस लेवल 100 इंप्लीमेंट किया है, जो अचीव होते ही सीजन के एंडिंग स्टोरी को ट्रिगर करता है। इसके बाद वो अपना फोन उठाता है और अपने पार्टनर को टेक्स्ट भेजता है कि सीजन 3 लाइव हो चुका है। हालांकि कामिया ऐसा नहीं सोचता कि वह सीजन 3 पर रुकने वाला है, क्योंकि वह पहले से ही नेक्स्ट सीजन को कॉन्सेप्चुअलाइज करता जा रहा है। अपेरेंटली डेवलपमेंट शुरू हुए 5 साल हो चुके थे और रिलीज हुए 3 साल। इसके बावजूद काम्या के दिमाग में अभी भी ढेरों आइडियाज है और उसे लगता है कि गेम आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी बीच उसके पार्टनर ओनोहारा रूम में एंटर करता है और पूछता है कि क्या गेम सच में फिनिश हो चुका है। काम्या यह देखकर सरप्राइज हो जाता है कि ओनोहारा इतनी जल्दी आ गया, जिस पर ओनोहारा बताता है कि टेक्स्ट मिलते ही वह रनिंग चला है। दरअसल ओनोहारा वतरू इस गेम का बिजनेस और लाइसेंसिंग रिप्रेजेंटेटिव है, जिस पर ओनोहारा काम्या की तारीफ करता है कि उसने पूरा गेम अकेले फिनिश किया। लेकिन काम्या मेंशन करता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ डिजाइन आउटसोर्स किए गए थे। इसके बावजूद ओनोहारा को लगता है कि अकेले गेम कंप्लीट करना फिर भी इंप्रेसिव है। इसके बाद काम्या फ्लावर्स वापस देते हुए कहता है कि ये सब इतना बड़ा ओनोहारा की वजह से पॉसिबल हो पाया। असल में ओनोहारा प्रोड्यूसर बनकर काम्या को सपोर्ट कर रहा था, जिस वजह से काम्या के पास गेम बनाने के लिए पूरा टाइम था। और ये भी पता चलता है कि काम्या और ओनोहारा की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी। काम्या उसे अपना बेनिफैक्टर मानता है, जिसने उसका गेम प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया था, और यहाँ तक कि रिलीज से पहले देखकर यूनिवर्सिटी जाने का प्लान भी ड्रॉप कर दिया था। इसके बाद ओनोहारा कहता है कि गेम इतना अच्छा है कि इसे सेल न करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक दुनिया के लोग डम न हो चुके हो। वह रीसेंट यूजर सेटिस्फैक्शन सर्वे का जिक्र करता है, जिसका स्कोर 98 था। यह सुनकर काम्या डिसाइड करता है कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसे 100 न बना दे। हालांकि ओनोहारा को लगता है कि यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी गेम हर एक इंसान को अपील नहीं कर सकता। लेकिन काम्या मानता है कि अगर लोगों ने सर्वे भरा है और इंटरेस्ट दिखाया है, तो उन्हें गेम इंटरेस्टिंग फील कराई जा सकती है। फिर ओनोहारा काम्या के डेस्क की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है कि क्या उसने लास्ट टाइम भेजे गए डॉक्यूमेंट साइन किए थे। काम्या हाँ कहता है और बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा थे, इसलिए डिटेल्स वह ओनोहारा पर छोड़ रहा है। जिस पर ओनोहारा डॉक्यूमेंट्स उठाता है और एक ईवल स्माइल के साथ कहता है कि वह इस ट्रस्ट की अप्रिशिएशन करता है। अचानक 3 हीफ्टी ड्यूड्स रूम में एंटर करते हैं और ओनोहारा काम्या को बताता है कि वह डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा है और काम्या अब खत्म हो चुका है। यह सुनकर काम्या शॉक में आ जाता है और पूछता है कि वह क्या मतलब निकाल रहा है। जिस पर ओनोहारा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि काम्या को सिर्फ गेम्स बनाना आता है, इसलिए वह लास्ट के सारे राइट्स उससे छीन रहा है। काम्या आर्ग्यू करता है और याद दिलाता है कि गेम उसी ने बनाया है और फ्यूचर अपडेट्स के लिए उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। जिस पर ओनोहारा कहता है कि बेस लेवल 100 के बाद लास्ट एक कंप्लीट गेम बन चुका है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर अपडेट्स बिल्कुल यूजलेस है। यह सुनकर काम्या गुस्से में आ जाता है और ओनोहारा की शर्ट पकड़ने के लिए रश करता है, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड उसे टैकल करके जमीन पर गिरा देता है। जिस पर ओनोहारा बताता है कि वह बॉडीगार्ड्स जानबूझकर लाया था, क्योंकि उसे पता था काम्या चुपचाप अग्री नहीं करेगा। ओनोहारा आगे कहता है कि काम्या का गेम के लिए ऑब्सेशन रास्ते में आ रहा था, क्योंकि वह ऐसे अपडेट्स करता जा रहा था जो डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं ला रहे थे। इसके अलावा काम्या की सुपरविजन इतनी स्ट्रिक्ट थी कि मर्चेंडाइज प्रॉपर्ली एक्सपैंड ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जब गेम फिनिश हो चुका है, ओनोहारा मानता है कि काम्या के बिना प्रॉफिट्स मैक्स किए जा सकते हैं। काम्या डिसअपॉइंटेड हो जाता है और ओनोहारा को डांटता है कि उसने उससे इस बारे में बात क्यों नहीं की। जिस पर ओनोहारा कैजुअली इसे ब्रश ऑफ करता है और कहता है कि काम्या वैसे भी अग्री नहीं करता। इसके बाद वह काम्या को रूम छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा था। इसी के साथ काम्या लास्ट पर अपनी सारी अथॉरिटी खो देता है और लॉ सूट फाइल करने के बारे में सोचता है, लेकिन सिचुएशन उसके फेवर में नहीं दिखती। ऊपर से ओनोहारा पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करता है और ऐसा माहौल बना देता है कि लोगों को लगने लगता है गेम ओनोहारा का होना चाहिए। काम्या गुस्से में अपने रूम में बैठा होता है और टेबल पर बैंग करते हुए अपने पीसी पर कुछ नोटिस करता है। क्यूरियस होकर वह उस पर क्लिक करता है, जहां एक मैसेज मिलता है कि चूंकि वह गेम से इतना प्यार करता है, इसलिए उसे हमेशा गेम वर्ल्ड में रहना चाहिए।
कामिया सोच ही रहा होता है कि इसका मतलब क्या है, तभी एक ब्राइट लाइट सामने आती है और उसे पीसी के अंदर सक कर लेती है। जब वह आंख खोलता है तो खुद को गेम वर्ल्ड में पाता है, जहाँ उसे गेम की असिस्टेंट एक फेरी नेम्ड लीफी वेलकम करती है। लीफी उसे गेम के बारे में समझा ही रही होती है। तभी कामिया रियलाइज करता है कि उसने जो आउटफिट पहना है वो फ्री ट्रायल वर्जन वाले कैरेक्टर का है। ये वही कैरेक्टर होता है जिसके स्टैट्स सबसे लो होते हैं, कोई स्किल्स नहीं होती, इक्विपमेंट कंपैटिबिलिटी भी नहीं होती और जो फर्स्ट मॉन्स्टर रेड में मरने के लिए डेस्टिन्ड होता है। ये सब जानकर कामिया डर जाता है और उसे लगता है कि वह फर्स्ट नाइट में ही मर जाएगा, जिस पर लीफी कामिया से कहती है कि वह विंडो में अपना नेम इनपुट करे। लेकिन कामिया अपना नाम डालने के बजाय याद करता है कि वह हिडन कोड से डेवलपर मोड एक्सेस कर सकता है। वह कोड इनपुट करता है और एक ब्राइट लाइट जल उठती है जो दिखाती है कि यह काम कर गया है। यह देखकर लीफी शॉक हो जाती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कामिया ही लास्ट का डेवलपर है। वह इतनी जोर से ब्लश करती है कि ऑलमोस्ट ब्रेन फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कामिया से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करती है। दरअसल लीफी एक फॉरेस्ट फेरी है जो नेचर को प्रोटेक्ट करती है और मानती है कि ह्यूमन एक्टिविटी भी नेचर का ही हिस्सा है। इसी वजह से वह फॉरेस्ट में आने वाले लोगों को अलग अलग एडवाइस देती रहती है। इसके बाद कामिया उससे पूछता है कि क्या ये लास्ट की वर्ल्ड है और वह कंफर्म करता है कि ये डेफिनेटली गेम वर्ल्ड ही है। फिर कामिया लीफी से पूछता है कि क्या वह गेम की मेटा इन्फॉर्मेशन देख सकती है, खासकर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीजें। लीफी रिप्लाई करती है कि वह यह कर सकती है क्योंकि कामिया पहले ही डेवलपर मोड में एंटर कर चुका है, जिस पर लीफी मेटा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करती है, जहां दिखता है कि बेसिकली सब कुछ कामिया ने ही क्रिएट किया था, लेकिन गेम मास्टर का नाम चेंज होकर अब वातरू ओनोहारा हो चुका होता है। यह देखकर लीफी सरप्राइज हो जाती है और वह कामिया से पूछती है कि ये गाय कौन है, जिस पर दिल में दर्द के साथ कामिया रिप्लाई करता है कि ओनोहारा वही ड्यूड है जिसने उससे लास्ट के सारे राइट्स स्टील कर लिए थे। कामिया ये भी बिलीव करता है कि वह इस वक्त गेम वर्ल्ड में ओनोहारा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही मौजूद है। यह सुनकर लीफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और कहती है कि वह ओनोहारा के एक्शंस को कभी फॉरगिव नहीं कर सकती। दूसरी तरफ कामिया सोचता रहता है कि वह गेम वर्ल्ड में क्यों है, क्योंकि उसे इसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आ रहा होता है। आखिर में वह सिर्फ इसी कंक्लूजन पर पहुंचता है कि वह खुद को गेम वर्ल्ड में मरने नहीं दे सकता, जिस पर कामिया प्रॉमिस करता है कि वह गेम वर्ल्ड में सर्वाइव करेगा और अपना गेम ओनोहारा से वापस लेगा। इसके बाद कामिया लीफी से पूछता है कि क्या वह उसकी हेल्प करेगी, जिस पर लीफी यस कह देती है। इसके बाद कामिया वार्प फीचर यूज करता है और खुद को बेस स्टेशन पर पाता है जो अभी भी लेवल 1 बेस होता है, जिस पर लीफी अपोलोजाइज करती है और कहती है कि वह बस लेवल 1 बेस ही क्रिएट कर पाई है। लेकिन कामिया को इससे कोई इशू नहीं होता क्योंकि यही स्पेसिफिकेशन उसने खुद गेम में छोड़ी थी। यहाँ ये भी रिवील होता है कि डेवलपर मोड में होने के बावजूद वह सिर्फ पैरामीटर्स ही देख सकता है। इसके बाद कामिया बेस के अंदर जाता है जहाँ रूम के फार एंड पर एक मैजिक स्टोन रखी होती है। ये एक मैजिक स्टोन होती है जिसे आयरनाइट कहा जाता है और सोर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेशल पावर वाली स्टोन होती है जो रिसोर्सेज स्टोर कर सकती है और उन्हें वेपन्स या आइटम्स में कन्वर्ट कर सकती है। चूंकि यह ट्यूटोरियल होता है, लीफी मानती है कि कामिया को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कामिया ऑब्जेक्ट करता है और कहता है कि वह ट्यूटोरियल लेने वाला है। क्योंकि ट्यूटोरियल के दौरान मॉन्स्टर स्पॉन नहीं करते, कामिया मानता है कि यह मटेरियल गैदर करने का सबसे सेफ टाइम है। यह सुनकर लीफी अग्री कर जाती है क्योंकि नॉर्मल गैदरिंग काफी डिफिकल्ट होती, खासकर इस वजह से कि कामिया ट्रायल वर्जन वाला कैरेक्टर यूज कर रहा है जो फर्स्ट नाइट में मरने के लिए बना होता है। ये बात कामिया भी जानता है कि करंट स्टेट में उसके पास कोई चांस नहीं है। इसके बाद कामिया सजेस्ट करता है कि उन्हें इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वह टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, जिस पर लीफी एग्री करती है और ट्यूटोरियल को तुरंत स्टार्ट कर देती है। इसके बाद कामिया मटेरियल्स गैदर करने के लिए इधर उधर रन करता रहता है क्योंकि उसे गेम की हर एक चीज पता होती है। शाम तक कामिया वापस आता है पूरी तरह रफ हालत में। वह लीफी से कहता है कि डार्क होने से पहले उन्हें क्राफ्टिंग करनी होगी। यह सुनकर लीफी शॉक हो जाती है क्योंकि कामिया के पास क्राफ्टिंग के लिए मटेरियल्स होते हैं, जिस पर कामिया रिवील करता है कि उसने ये सब स्पेसिफिकेशंस के अंदर रहते हुए पॉसिबल बनाया है। हालांकि इससे पहले किसी प्लेयर ने यह अचीव नहीं किया था। इसके बाद कामिया क्राफ्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है और कुछ ही टाइम में एक वुडन सोर्ड और एक स्मॉल वुडन बैरिकेड बना लेता है। कामिया बैरिकेड देखकर इंप्रेस्ड होता है, लेकिन साथ ही ये भी जानता है कि यह अनरिलायबल है क्योंकि ट्रायल वर्जन कैरेक्टर को फर्स्ट नाइट क्लियर करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। भले ही एनिमीज बिल्कुल उसी तरह मूव करेंगे जैसा वह एक्सपेक्ट करता है, लेकिन कामिया जानता है कि सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बस कुछ % ही है। नॉर्मली प्लेयर को रिटेल वर्जन की तरफ गाइड किया जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ डिफरेंट होता है। उसी रात कामिया को सर्वाइव द नाइट वाला क्वेस्ट मिलता है और लीफी उसे लक विश करती है। कामिया बेस के सामने खड़ा होकर एनिमियों का वेट करता है। थोड़ी देर बाद वह एक डियर को देखता है और वह अभी उसे देख ही रहा होता है कि तभी एक गॉब्लिन उस डियर को काट कर मार देता है। गॉब्लिन्स लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस भी लो होती है। ये कभी कभी स्वार्म में अटैक करते हैं और इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कामिया के स्टैट्स बिल्कुल ट्रैश होते हैं। उसके हाथ में सिर्फ वुडन सोर्ड होती है और उसके पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं होती। बिना टाइम वेस्ट किए गॉब्लिन कामिया की तरफ लंच करता है और अपनी सोर्ड उसके नेक में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन कामिया किसी तरह उस स्ट्राइक को डॉज कर लेता है। लीफी जानती है कि कामिया यह सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसे गॉब्लिन के पैरामीटर अंदर तक पता है, लेकिन गॉब्लिन लगातार कामिया पर स्विंग्स करता रहता है और इसी बीच कामिया के आर्म पर कट लग जाता है। यह उसे साफ बता देता है कि उसके स्टैट सच में ट्रैश है। भले ही उसे पता हो कि अटैक आने वाला है, वह उसे अवॉइड नहीं कर पा रहा होता है। हालत और खराब तब हो जाती है जब उसकी स्ट्रेंथ भी इनसफिशिएंट निकलती है, जो एक्सपेक्टेड ही था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, गॉब्लिन उसे चेस्ट पर किक मारता है जिससे कामिया खून खांसने लगता है और दूर जा गिरता है। जिस तरह से उसे पेन हो रहा होता है, उसे रियलाइज होता है कि यह दर्द रियल है, लेकिन वह खड़ा होकर यह देखने वाला नहीं है कि गेम का क्रिएटर गेम के हाथों मर जाए। इसके बाद कामिया बेस की तरफ रन करता है जिससे गॉब्लिन उसे चेस करने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पास गॉब्लिन से हेड ऑन फाइट करने की पावर नहीं होती। कामिया हवा में जंप करता है और साथ ही स्मॉल बैरिकेड एक्टिवेट करता है। गॉब्लिन भी उसके पीछे जंप करता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही बैरिकेड में फंस जाता है और उसी में इंपेल हो जाता है।
गॉब्लिन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड देखकर कामिया को लगता है कि अगर वह अपने पूरे बॉडी वेट के साथ अटैक करे तो उसके पास चांसेस है, जिस पर कामिया गॉब्लिन की तरफ लीप करता है और जो भी ताकत होती है सब स्ट्राइक में डाल देता है। वह गॉब्लिन के हेड पर वार करता है और उसे मार देता है, जिसके साथ ही सर्वाइव द नाइट वाला क्वेस्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद कामिया खुद से प्रॉमिस करता है कि वह गेम में सर्वाइव करेगा, चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो, क्योंकि उसे मोटिवेट करने वाली बात यह होती है कि गेम के बारे में सब कुछ वही जानता है। कामिया जीरो से क्रॉल करके ऊपर उठने के लिए रेडी होता है ताकि वह अपना सब कुछ वापस ले सके। अगली सुबह कामिया मैजिक स्टोन के सामने खड़ा होता है और सोर्ड को हाथ में पकड़कर उसका टेक्सचर फील करता है। बिना किसी डाउट के उसे समझ आता है कि यह बहुत रियल फील कर रही है। तभी लीफी आती है और पूछती है कि क्या वह फिर से मटेरियल्स गैदर करने जा रहा है, लेकिन कामिया नो कहता है क्योंकि उसे लगता है कि कल का ट्यूटोरियल इनफ था। वह लीफी को बताता है कि आज वह सिर्फ क्राफ्टिंग पर फोकस करेगा क्योंकि किसी से मिलने का टाइम आ चुका है। इसके बाद लीफ इन्वेंट्री ओपन करती है और कामिया के कलेक्टेड मटेरियल्स देखकर शॉक हो जाती है। गेम में बेस के आसपास से अलग अलग मटेरियल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं और इन्हें 3 बेसिक रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया जाता है जो माना स्टोन के अंदर स्टोर होते हैं। पहला रिसोर्स माना होता है जो लाइफ एनर्जी की तरह काम करता है और लोगों के डेवलपमेंट या मैजिक टाइप आइटम्स जनरेट करने में यूज होता है। दूसरा रिसोर्स एलिमेंट होता है जो फूड और बिल्डिंग्स जैसे फिजिकल गुड्स बनाने के लिए जरूरी होता है। तीसरा गोल्ड होता है जिसका यूज उन आइटम्स को बाय करने में होता है जिन्हें क्राफ्ट नहीं किया जा सकता। इस बाद कामिया अपने मटेरियल्स के साथ क्राफ्टिंग स्टार्ट करता है। जब यह खत्म होता है तो उसके पास एक बो, 10 एरोज, एक वॉच टावर और लॉग्स होते हैं। भले ही वह कुछ ज्यादा पावरफुल क्राफ्ट करना चाहता हो, लेकिन उसके लो स्टैट्स बीच में आ जाते हैं। इसके बाद कामिया मेंशन करता है कि अगर उसे डे 7 के बाद सर्वाइव करना है तो उसे अलाइज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डे 7 पर एक स्टैम्पीड होता है। गेम में मॉन्स्टर्स हर रात स्पॉन होते हैं, लेकिन स्टैम्पीड एक मैसिव मॉन्स्टर आउटब्रेक होता है जो हर 7 दिन में आता है और डिफिकल्टी एकदम अलग लेवल पर चली जाती है। इस दौरान मॉन्स्टर्स बड़ी संख्या में निकलते हैं और डिफिकल्टी इतनी हाई हो जाती है कि फुल रिटेल वर्जन वाले प्लेयर्स भी स्ट्रगल करने लगते हैं। थियोरी के हिसाब से ट्रायल वर्जन कैरेक्टर का डे 7 तक पहुंचना ही मुश्किल होता है और अगर पहुंच भी जाए तो स्टैम्पीड क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। आइडिया ये होता है कि अगर डेमो में ही स्टैम्पीड क्लियर हो जाए तो फुल गेम खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि लीफी भी पैनिक करने लगती है क्योंकि उसे पता है स्टैम्पीड सर्वाइव करना कितना हार्ड होता है। इसी बीच कामिया पूछता है कि अगर वह गेम वर्ल्ड में मर गया तो उसके साथ क्या होगा। लीफी रिप्लाई करती है कि उसे भी इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि एनपीसीज तो रिस्पॉन्स भी नहीं करते। मतलब अगर कामिया मरता है तो उसका एंड बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर भी लीफी कामिया को अश्योर करती है कि वह जिस भी तरह हेल्प कर सकती है वह जरूर करेगी। हालांकि रेगुलेशंस की वजह से वह कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती और एडवाइस के मामले में भी उसे लगता है कि कामिया को उसकी सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन वह इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है और यही वह प्रॉमिस करती है। यह सुनकर कामिया खुश होता है और लीफी को थैंक्स करता है, ये कहते हुए कि वह उस पर डिपेंड करेगा। इसके साथ ही कामिया लीफी से कहता है कि वह उसे क्रिएटर कहना बंद करे और सिर्फ उसका नाम यूज करे, जिस पर लीफी इसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद कामिया बाहर निकलता है और वॉच टावर क्रिएट करता है। वह इस बात की कंप्लेंट करता है कि हर चीज सेट करने के लिए उसका फिजिकली प्रेजेंट होना कितना इनकन्वीनियंट है, जिस पर लीफी कंफर्म करती है कि बेस लेवल अभी लो है, इसी वजह से वह मैप से डायरेक्टली चीजें डिप्लॉय नहीं कर सकता। वॉच टावर कंप्लीट होते ही कामिया उसके अंदर खड़ा होकर आसपास की वर्ल्ड को देखता है। यह देखकर कामिया कंप्लीटली ब्लोन अवे हो जाता है और कहता है कि ये कितना इनक्रेडिबल है, जिस पर लीफी उसे टीज करते हुए याद दिलाती है कि यह सब उसी ने क्रिएट किया है। सब कुछ इतना अमेजिंग देखकर कामिया के अंदर ओनोहारा से अपना गेम वापस लेने की मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी रात कामिया को फिर से सर्वाइव द नाइट वाला क्वेस्ट मिलता है। वह अपनी सोर्ड निकालकर एनिमीज के आने का वेट करता है। थोड़ी ही देर में फॉरेस्ट से 2 गॉब्लिन्स निकलते हैं। यह देखकर कामिया सरप्राइज नहीं होता क्योंकि कॉम्बैट का कॉन्सेप्ट अब फर्स्ट डे से अलग होता है। कामिया बिना हेजिटेट किए मूव करता है। बो को पुल करना भी काफी हार्ड होता है क्योंकि उसके लेवल पर स्ट्रेंथ मॉडिफायर्स बिल्कुल एक्टिव नहीं होते। कामिया इस पर कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सब उसी ने डिजाइन किया था। सरप्राइजिंगली उसकी पहली शॉट मिस हो जाती है, जिस पर लीफी बताती है कि एक्यूरेसी मॉडिफायर्स भी अभी एक्टिव नहीं है। कामिया फिर से कंप्लेन नहीं करता क्योंकि सब कुछ उसी के हिसाब से बना होता है। इसके बाद कामिया दूसरा शॉट लेता है और इस बार गॉब्लिन के लेग में एरो लग जाता है। गॉब्लिन दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिरता है, लेकिन कामिया यहीं नहीं रुकता। वह एक और एरो फायर करता है जो गॉब्लिन के चेस्ट को पियर्स कर देता है और उसे फिनिश कर देता है। इसके बाद कामिया वॉच टावर से जंप करता है ताकि लास्ट गॉब्लिन के साथ डिस्टेंस क्लोज कर सके। पिछली रात से जो उसने सीखा होता है उससे उसे समझ आ जाता है कि भले ही उसके स्टैट्स बिल्कुल खराब हो, फिर भी वह एक स्टेप आगे रह सकता है। गॉब्लिन उसके पास आते ही कामिया अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करता है और एरो सीधा गॉब्लिन के बॉडी में घुस जाता है। कामिया एक और शॉट फायर करता है जिससे गॉब्लिन नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह उसके पास जाकर हेडशॉट देता है और उसे पूरी तरह फिनिश कर देता है। इसके साथ ही कामिया सेकंड नाइट भी सर्वाइव कर लेता है और लीफी उसके साथ इस विन को सेलिब्रेट करती है। हालांकि फॉरेस्ट के अंदर से एक लेडी ये सब साइलेंटली देख रही होती है। अगली सुबह कामिया यूजेबल एरोस कलेक्ट करने बाहर निकलता है क्योंकि वह रिसोर्सेज वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। फायर्ड एरोस के टूटने का चांस होता है, लेकिन जो इंटैक्ट रहती है उन्हें रिकवर करके रीयूज किया जा सकता है। इंस्पेक्ट करते वक्त कामिया नोटिस करता है कि 2 एरोस इंटैक्ट है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही मिलती है। हालांकि वह सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि दूसरी एरो के साथ क्या हुआ है। उसी समय उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें लॉस्ट एरो का वेयरअबाउट्स ढूंढने को कहा जाता है। कामिया फॉरेस्ट की तरफ जाती हुई ट्रेल स्पॉट करता है और उसे फॉलो करने लगता है। फॉरेस्ट के अंदर जाते वक्त कामिया लीफी को केयरफुल रहने को कहता है, जिस पर लीफी अश्योर करती है कि वह फाइन रहेगी क्योंकि वह गेम के कंटेंट में इंटरफियर नहीं कर सकती और गेम उसे हार्म भी नहीं कर सकता। यहाँ रिवील होता है कि गेम में एक फीचर है जहाँ एनपीसीज सर्टेन कंडीशंस पूरी होने पर एलियस बन सकते हैं। कभी कभी कोई एनपीसी बेस के आसपास वंडर करता है और अगर उसकी यूनिक रिक्रूटमेंट क्वेस्ट क्लियर हो जाए तो वह प्लेयर के साथ ज्वाइन कर लेता है। एनपीसीज के पास अलग अलग स्पेशलिटीज होती है, कॉम्बैट से लेकर प्रोडक्शन तक, जो गेम क्लियर
क्लियर करने के लिए काफी जरूरी होती है। अपनी जान दांव पर लगी होने की वजह से कमिया जानता है कि उसे एलाइज की बहुत जरूरत है। इसी बीच पिछली रात सब कुछ देख रही लेडी हंटर एनेमोनी एक ट्री में छुपी होती है। उसे लगता है कि वह सेफ है और जैसे ही उसे कुछ ट्रैप जैसा दिखता है वह नीचे जंप कर जाती है। अचानक कमिया उसके पीछे अपीयर होता है और कहता है कि वे उसके एनिमीज नहीं है, लेकिन कमिया की बात सुनने के बजाय एनेमोनी वहां से भागती है और फॉरेस्ट के अंदर डैश कर जाती है। यह देखकर कमिया खुद शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा डेवलपमेंट कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया था। जिस पर लीफी ये आइडिया निकालती है कि अब जब गेम का क्रिएटर खुद गेम वर्ल्ड का रेजिडेंट बन चुका है तो सिनेरियो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड नहीं हो रहा है। लीफी कमिया से कहती है कि शायद उसे एनेमोनी को एक्चुअल डायलॉग के थ्रू परसुएड करना पड़ेगा क्योंकि वह क्लियरली डर चुकी है। तब कमिया को रियलाइज होता है कि गेम खेलना और असल में उसे जीना दोनों अलग चीजें हैं। वह सोचने लगता है कि अगर उसने सिचुएशन गलत हैंडल की तो क्या कैरेक्टर्स उसके एनिमी बन जाएंगे क्योंकि अब वे अलाइव हैं। दिन के बाद कामिया रिसोर्सेज गैदर करके बेस लौट आता है। लीफी उससे पूछती है कि क्या उसने नेसेसरी एलिमेंट्स रिप्लेनिश कर लिए हैं, जिस पर कमिया यस कहता है और बताता है कि मॉन्स्टर्स का ना आना एक्चुअली अच्छा रहा। वह बेस स्टेशन में एंटर करता है और सजेस्ट करता है कि वे तुरंत क्राफ्टिंग स्टार्ट करे। लीफी उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है उसका प्लान वर्क करेगा, जिस पर कमिया रिप्लाई करता है कि उसने एनेमोनी की बैक स्टोरी खुद लिखी है और उसे लगता है कि जो मेथड वह यूज करने वाला है उसकी सक्सेस चांस सबसे ज्यादा है। एनेमोनी की बैक स्टोरी में वह एक हंटर होती है जो अपने फादर के साथ अकेले रहती थी। फादर की डेथ के बाद वह अकेले फॉरेस्ट में रहने लगती है। कमिया ने उसे इसी तरह डिजाइन किया था, लेकिन कमिया मानता है कि अगर वह उसे दूसरों के साथ रहने की वार्मथ फील करा दे तो वह शायद अपनी स्टोइक लाइफ छोड़कर उसके साथ ज्वाइन कर ले। फिर भी कमिया 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता क्योंकि अब सब कुछ स्क्रिप्ट से बाहर जा चुका है। इसके बाद कमिया जरूरी मटेरियल क्राफ्ट करता है जिसमें आयरन पोर्ट, लेडल, सॉल्ट, पेपर, ग्राउंड मीट और टेबल वेयर के 2 सेट होते हैं। इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट होते ही कमिया कुकिंग स्टार्ट करता है और यह देखकर शॉक होता है कि वह सच में गेम के अंदर कुक कर रहा है, जो उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। लीफी उसे बताती है कि लेवल बढ़ने पर वह फिनिश्ड मील्स भी जनरेट कर सकता है, लेकिन कमिया कहता है कि कुकिंग एक्सपीरियंस बुरा नहीं लग रहा है। लीफी नोटिस करती है कि कमिया कुकिंग में अच्छा है, जिस पर कमिया बताता है कि वह काफी टाइम से अकेला रह रहा था और गेम पर काम करने के लिए खुद को घर में बंद रखता था। कमिया मेंशन करता है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद ओनोहारा अक्सर उसके पास आया करता था, लेकिन अब वो सब एंशिएंट हिस्ट्री बन चुकी है। तब एनिमोन सामने आती है और कामिया पर अपना बोंत आन देती है। कामिया हाथ उठाकर कहता है कि वे उसके एनिमी नहीं है। यह सुनकर एनिमोन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि क्या उसके साथ और लोग हैं। तब कामिया रियलाइज करता है कि एनेमोनी लीफी को देख ही नहीं सकती। वह खुद को करेक्ट करता है और कहता है कि वह अकेला है। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है और एनेमोनी भी अपना नाम बताती है। इसके बाद एनेमोनी पूछती है कि वह कहाँ है क्योंकि वह हंटिंग कर रही थी और अचानक खुद को ऐसे फॉरेस्ट में पाती है जिसे वह रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही। कमिया उसे बताता है कि वह भी अभी अभी यहाँ आया है और उसे भी एरिया का लेआउट नहीं पता। कमिया आग पर रखे फूड की तरफ पॉइंट करता है और एनेमोनी से पूछता है कि क्या वह इंटरेस्टेड है। वह उसे अश्योर करता है कि खाना पॉइजन्ड नहीं है, बस एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा है। कमिया थोड़ा सा खाना निकालकर एनेमोनी को देता है और बताता है कि यह हैमबर्गर स्टेक है जो बीफ, ऑनियंस, ब्रेड क्रम्स, सॉल्ट, पेपर को ग्राइंड करके बनाया जाता है और फिर ग्रिल किया जाता है। एनेमोनी एक बाइट लेती है और तुरंत ही फूड का स्वाद उसे ऐसा फील कराता है कि वह खाना जल्दी जल्दी खाने लगती है, जिस पर कमिया उसके पीछे मुस्कुराता रहता है। खाना खत्म करने के बाद एनेमोनी कमिया को थैंक्स करती है और बताती है कि यह डिश उसने पहली बार खाई है। इसके बाद वह कमिया से पूछती है कि क्या वह थोड़ा और ले सकती है, जिस पर कमिया हाँ कह देता है क्योंकि उसके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन साथ ही वह यह भी बताता है कि इसकी एक प्राइस है। यह सुनकर एनेमोनी पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर कमिया रिप्लाई करता है कि उसे बैटल में उसकी स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि वह एक डेंजरस जगह पर है। एनेमोनी थोड़ी देर सोचती है और कमिया उसे बताता है कि प्रे बनने से बचने का एक ही तरीका है, हंटर बनना। तभी सिस्टम कमिया को फिर से सर्वाइव द नाइट वाला रेगुलर क्वेस्ट देता है और साथ ही बताता है कि अगर वह एनेमोनी के साथ मिलकर लड़ता है और जीतता है तो एनेमोनी ज्वाइन कर लेगी। सरप्राइजिंगली एनेमोनी कमिया से कहती है कि वह उसके साथ बैटल में ज्वाइन होने के लिए रेडी है। ज्यादा देर नहीं होती कि डिस्टेंस में 3 गॉब्लिन्स नजर आते हैं। लीफी को लगता है कि बस यही है, लेकिन कमिया जानता है कि फॉरेस्ट में अभी और गॉब्लिन्स छुपे हुए हैं। जैसा कमिया कहता है वैसे ही फॉरेस्ट से और गॉब्लिन्स निकल आते हैं। कमिया बैटल के लिए प्रिपेयर होता है और एनेमोनी को बताता है कि उसे बैकअप चाहिए। कमिया स्टोरेज स्पेस से अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जिसे देखकर एनेमोनी इंप्रेस्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या कमिया माना स्टोन का कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है। कमिया गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ता है और उनके अटैक्स डॉज करता रहता है और जैसे ही वह उनमें से एक को आइसोलेट करता है वह एनेमोनी को कॉल करता है जो गॉब्लिन को हेडशॉट देकर खत्म कर देती है। एनेमोनी इंप्रेस्ड हो जाती है कि कमिया फाइट करते हुए भी उनके लाइन ऑफ साइट का ध्यान रख रहा है। कमिया गॉब्लिन्स के साथ स्ट्रगल करता रहता है और जैसे ही उसे फिर से ओपनिंग मिलती है वह एनेमोनी को सिग्नल देता है। एनेमोनी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है और गॉब्लिन के ब्रेन में होल कर देती है। अचानक एक गॉब्लिन कमिया को जमीन पर धक्का दे देता है, लेकिन कमिया ने पहले ही इतना मोमेंटम बना लिया होता है कि वह गॉब्लिन को अपने बॉडी से किक मारकर हटा देता है और उसी मोमेंट एनेमोनी एरो से गॉब्लिन के हेड को हिट कर देती है। अब बाकी गॉब्लिनर्स गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनके कॉमरेड्स मारे जा चुके होते हैं। कुछ कमिया पर ज्यादा एग्रेसिवली अटैक करते हैं और कुछ एनेमोनी की तरफ बढ़ते हैं। एनेमोनी पहला शॉट फायर करती है जो गॉब्लिन के चेस्ट में जाकर लगता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि बो से सेकंड शॉट लेना पॉसिबल नहीं है, जिस पर वह अपनी डैगर निकालकर इनकमिंग अटैक को ब्लॉक करती है। तभी कमिया एनेमोनी पर चिल्लाता है कि वह कैबिन की तरफ फॉल बैक करे क्योंकि उसे गॉब्लिन्स को फिनिश करने पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एनेमोनी कमिया की बात मानती है और बैक फ्लिप करते हुए कैबिन की तरफ जाती है। उसके पीछे आ रहा अग्रेसिव गॉब्लिन एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है और पहले से तैयार स्पाइक में गिर जाता है। यह देखकर कमिया मुस्कुराता है और अपने ट्रैप्स क्राफ्ट करने के आइडिया को सही मानता है। इसके बाद एनेमोनी ऑफेंसिव पर चली जाती है, जिससे वह गॉब्लिन डर जाता है जो पहले उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ कमिया के लिए मेस वाले गॉब्लिन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है जो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा
होता है। कमिया रियलाइज करता है कि यह सब उसके ट्रैश स्टैट्स की वजह से हो रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, गॉब्लिन उसकी स्वॉर्ड गिरा देता है, लेकिन जैसे ही गॉब्लिन उसका सिर कुचलने वाला होता है, एक एरो उड़ते हुए सीधे गॉब्लिन के हेड में लगती है और उसे मार देती है। कमिया शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि एनेमोनी ने डैगर से जिस गॉब्लिन से वह लड़ रही थी उसे मार दिया था और उसी वजह से उसे कामिया की हेल्प करने का टाइम मिल गया। इसके साथ ही कामिया थर्ड डे भी सर्वाइव कर लेता है। बैटल के बाद कामिया कैबिन की तरफ जाता है ताकि माना स्टोन के साथ इन्वेंट्री ऑर्गेनाइज कर सके। तभी एनेमोनी कंफर्म करती है कि कामिया सच में माना स्टोन का कॉन्ट्रैक्टर है। कामिया इसे कंफर्म करता है और बताता है कि उसने रिसेंटली मैजिक स्टोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। दरअसल एनपीसीज प्लेयर स्पेसिफिक एबिलिटीज को स्पेशल मैजिक मानते हैं, जो सिर्फ माना स्टोन के कॉन्ट्रैक्टर ही यूज कर सकते हैं, और वह भी गेम कंट्रोलर्स के हिसाब से। इसके बाद कामिया फाइनली अपनी बात रखता है और एनिमोन से कहता है कि वह उसके साथ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और उसे सर्वाइव करने के लिए एलाइज चाहिए। एनेमोनी उस पॉपुलर सेइंग के बारे में बात करती है जिसमें कहा जाता है कि माना स्टोन से कॉन्ट्रैक्ट करने वालों का इस वर्ल्ड के लिए कोई मिशन होता है। इसी बिलीफ के आधार पर वह मानती है कि शायद उसके खो जाने और यहाँ पहुंचने की भी कोई वजह रही होगी। इसके साथ ही वह कामिया की कॉम्बैट स्किल्स की तारीफ करती है। फिर वह कामिया की तरफ हाथ बढ़ाती है, जो अग्रीमेंट का साइन होता है। तभी सिस्टम कामिया को इन्फॉर्म करता है कि एनेमोनी उसकी टीम ज्वाइन कर चुकी है। अगली सुबह कामिया जल्दी उठता है और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। थोड़ी देर बाद एनेमोनी बाहर आती है और उसे कॉम्बैट आउटफिट के बिना देखकर कामिया शॉक में ऑलमोस्ट बेहोश सा हो जाता है। कामिया जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ जाता है ताकि एनेमोनी यह ना देख सके कि उसका चेहरा कितना लाल हो गया है। एनेमोनी बताती है कि वह काफी समय से अपने फादर के साथ फॉरेस्ट में रह रही थी और यह उसके लिए एक बड़ा चेंज है। वहीं कामिया बेस को जल्दी से अपग्रेड करने की सोच रहा होता है ताकि ज्यादा रूम्स ऐड कर सके। कामिया मानता है कि एनेमोनी का ज्वाइन करना कॉम्बैट के लिए अच्छा है, लेकिन वह जानता है कि सिर्फ वह और एनेमोनी स्टैम्पीड सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी वजह से बेस अपग्रेड करना ही उनकी सर्वाइवल की है। ब्रेकफास्ट के बाद कामिया मटेरियल्स गदर करने बाहर निकलता है और एनेमोनी उसकी एफिशिएंसी की तारीफ करती है। बेस लौटने पर एनेमोनी नोटिस करती है कि कामिया वरीड लग रहा है और पूछती है कि क्या बात है, जिस पर कामिया बताता है कि बेस लेवल अप करने के लिए रिसोर्सेज अभी इनफ नहीं है। ये सुनकर एनेमोनी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि बेस लेवल अप करने का मतलब क्या है। कामिया एक्सप्लेन करता है कि अगर मैजिक स्टोन में इनफ रिसोर्सेज स्टोर हो जाए तो उसकी पावर से बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती है और बैरिकेड सेट की जा सकती है। वह बताता है कि इसी वजह से उसने एनेमोनी से रिसोर्सेज गैदर करने को कहा था, लेकिन अब भी ये सफिशिएंट नहीं है। कामिया मेंशन करता है कि हर 7 दिन में एक मॉन्स्टर आउटब्रेक होता है और उन्हें बैरिकेड्स और ज्यादा ट्रैप्स की जरूरत पड़ेगी। वह एनेमोनी को क्लियर कर देता है कि अगर सर्वाइव करना है तो प्रिपेयर्ड रहना होगा। यह सुनकर एनेमोनी बाहर निकल जाती है और कामिया से कहती है कि वह और रिसोर्सेज गैदर करने जा रही है। कामिया उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि वह मीनवाइल दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचेगा। इसके बाद कामिया बात करता है कि लेवल अप करना कितना हार्ड है। भले ही उसने गेम में अर्ली स्टेज में ही एनेमोनी को रिक्रूट कर लिया हो, वह विश करता है कि उसके पास ड्रॉप रेट बूस्ट होता। लीफी की टिप्स से उसे पता चलता है कि कुछ कैरेक्टर एबिलिटीज और मैजिक आइटम्स ऐसे होते हैं जो बेटर आइटम्स के लिए ड्रॉप रेट बूस्ट करते हैं, लेकिन कामिया का ट्रायल वर्जन कैरेक्टर ये बोनसेस नहीं रखता, क्योंकि इस वर्जन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कामिया लीफी से कहता है कि उन्हें कोई और वे सोचनी होगी। वह सजेस्ट करता है कि लीफी सारे डेवलपर मोड कंसोल्स ओपन करे। लीफी खुशी खुशी ऐसा करती है और कहती है कि अगर पैरामीटर्स डायरेक्टली ट्वीक हो पाते तो कितना अच्छा होता। कामिया बताता है कि सिस्टम वाइज ये काफी टफ है और इवन अगर पॉसिबल भी हो तो रनिंग गेम में ऐसा करना रिस्की है, क्योंकि लास्ट एक कॉम्प्लेक्स गेम सिस्टम है जहां रियल टाइम में कई एआई एडजस्टमेंट सिस्टम्स चल रहे होते हैं। अगर गेम में कोई न्यूमेरिकल डिस्क्रिपेंसी आती है तो एआई तुरंत उसे करेक्ट करने लगता है, लेकिन ये करेक्शन सिर्फ गेम के डिजाइन स्कोप के अंदर ही काम करते हैं। अगर चेंजेस ज्यादा हो जाए तो एआई की करेक्शन रेंज क्रॉस हो सकती है, जिससे अनएक्सपेक्टेड बग्स या मैलफंक्शंस हो सकते हैं। फिर भी कामिया अच्छी तरह जानता है कि करंट सिचुएशन में वे 7th डे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वह सोचने लगता है कि क्या नॉर्मल गेम प्ले के बाहर भी कोई तरीका है। अचानक उसे रियलाइज होता है कि डेवलपर फंक्शंस के साथ शायद रिसोर्सेज की अमाउंट से अलग हटकर लेवल अप करने का कोई वे हो सकता है। इसके बाद कामिया लीफी से पूछता है कि क्या इंस्टेंट बिल्ड मोड यूज करना पॉसिबल है। इंस्टेंट बिल्ड मोड एक टेस्ट फंक्शन होता है जो डेवलपमेंट के टाइम यूज किया गया था और ये रिसोर्सेज के बिना भी फैसिलिटीज बिल्ड करने और अपग्रेड्स करने की परमिशन देता है। तब लीफी को रियलाइज होता है कि इंस्टेंट बिल्ड मोड के साथ सिस्टम एआई करेक्शंस में इंटरफियर नहीं करेगा। कामिया इस बात को कंफर्म करता है और बताता है कि सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि डेवलपर अथॉरिटी से किए गए मॉडिफिकेशंस एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि कामिया डेवलपर मोड में लॉग्ड इन है, लीफी को लगता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई ओपन हो जानी चाहिए। लीफी तुरंत उस पर जंप करती है और सर्च करने लगती है और बहुत कम टाइम में उसे एक्सेस मिल भी जाता है। कामिया उससे पूछता है कि क्या वह इसे एक्सेस कर सकती है, जिस पर लीफी बताती है कि कंसोल से यह इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अगर वह अंदर डाइव करे तो शायद कर पाए। इतना कहते ही कामिया के वॉर्न करने से पहले ही लीफी सिस्टम के अंदर डाइव कर जाती है। अंदर पहुंचते ही उसे एक्सेस पॉइंट मिल जाता है और वह इंस्ट्रक्शंस इनपुट करना शुरू कर देती है। इसी प्रोसेस में मेंटेनेंस एआई एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लीफी एक बग है। खुद को डेंजर में देखकर लीफी अपनी स्पीड बढ़ा देती है। कुछ सेकंड्स बाद वह एक्सेस कर लेती है और जो करना होता है वह करके घबराहट में बाहर डाइव कर जाती है। कामिया के चेहरे पर पसीना होता है और वह तुरंत पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिस पर लीफी उसे अश्योर करती है कि वह फाइन है। हालांकि वह यह भी बताती है कि मेंटेनेंस एआई ने उसे ऑलमोस्ट खा ही लिया था। कामिया इस पर सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि लीफी का सिस्टम में एंटर करना नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि सिस्टम ने लीफी को बग मानकर एलिमिनेट करने की कोशिश की होगी। यह सुनकर लीफी फ्रीक आउट हो जाती है कि वह ऑलमोस्ट टर्मिनेट हो गई थी। इसके बाद कामिया उससे पूछता है कि क्या वह कंसोल से सिस्टम को पीक कर सकती है बिना अंदर जाए। लीफी ऐसा करती है और शॉक में चिल्ला उठती है, क्योंकि मेंटेनेंस एआईएस मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं और अब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। यह सुनकर
सुनकर कमिया समझ जाता है कि उसी एपीआई को दोबारा एक्सेस करना अब काफी डिफिकल्ट होगा। लीफी इसके लिए अपोलोजाइज करती है, लेकिन कमिया उसे बताता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि यह प्रूफ है कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। बल्कि कमिया को लगता है कि उसे लीफी से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उसने उसे इतना डेंजरस काम करने भेजा। फिर भी वह खुश होता है कि लीफी सेफ है। इसी बीच लीफी भागकर उसे हग कर लेती है। लीफी की मेहनत की वजह से कमिया को इंस्टेंट बिल्ड का ऑप्शन मिल जाता है और वह उसे एक्टिवेट करता है। कुछ टाइम बाद एनेमनी वापस आती है और देखती है कि बेस पूरी तरह चेंज हो चुका है और पहले से काफी बड़ा हो गया है। बेस में ज्यादा रूम्स होते हैं और चारों तरफ बैरिकेड्स लगे होते हैं जो बेस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ ही बेस लेवल 3 पर जंप कर जाता है और एनेमनी मैजिक स्टोन्स की तारीफ करती है कि वे कितने अमेजिंग हैं। इसके बाद कमिया एनेमनी से कहता है कि वह कोई भी हट यूज कर सकती है जो उसे पसंद हो, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उसे जल्दी डिसाइड करना होगा। यह सुनकर एनेमनी सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसके सवाल खत्म होने से पहले ही बेस के बीचों बीच एक बीम ऑफ लाइट गिरती है जिसके अंदर एक पोर्टल होता है। कामिया उसे बताता है कि अब हर्ट्स खत्म होने वाले हैं। जब लाइट क्लियर होती है तो कई लोग इधर उधर देखते हुए नजर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वे कहाँ हैं। उनमें एक लड़का ओजल होता है और उसके साथ उसकी माँ रिया भी होती है। उन्हें देखकर एनीमोन चौंक जाती है और अपनी स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन कमिया उसे रोक देता है। कमिया नोटिस करता है कि असिल पहले ही बाकी विलेजर्स के सामने शील्ड बनकर खड़ा हो चुका है। कमिया एक डीप ब्रेथ लेता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, यह बताते हुए कि वह उनके आने से कुछ दिन पहले ही यहाँ रह रहा था। वह ये भी बताता है कि बेस के चारों तरफ फॉरेस्ट है जहाँ मॉन्स्टर्स अपीयर करते हैं और रात में वही मॉन्स्टर्स बेस पर अटैक करते हैं। सर्वाइव करने के लिए कामिया उन्हें बताता है कि सबका कोऑपरेशन जरूरी है। इरविन स्मिथ की लीडरशिप से इंस्पायर्ड होकर कमिया स्टर्न वॉइस में उनसे उनकी स्ट्रेंथ लेंड करने को कहता है। तब एक व्हाइट हेयर वाला बुजुर्ग सिल्वियन आगे आता है और कमिया से पूछता है कि क्या वह भी अभी अभी इस एरिया में आया है। कमिया बताता है कि उसे मैजिक स्टोन ने गाइड किया था। यह सुनकर सिल्वियन कहता है कि उसने इसके बारे में सुना जरूर था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जिंदा रहते हुए सॉर्सरर के पास बुलाया जाएगा। अचानक एक बल्कि विलेजर वॉल्डो आगे आता है और बाकी लोगों से कहता है कि कमिया की बातों को सीरियसली न लें। वॉल्डो कहता है कि हो सकता है कमिया ने ट्रांसफर मैजिक यूज करके उन्हें किडनैप किया हो। इसके बाद वॉल्डो 2 और लोगों की तरफ मुड़ता है और उनके साथ वहां से चलने लगता है। कमिया उनसे पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वॉल्डो बताता है कि वह सराउंडिंग्स चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि वह कंफर्म भी नहीं कर सकता कि यहाँ सच में मॉन्स्टर्स आते हैं या नहीं। वह बाकी विलेजर्स से पीछे रहने को कहता है और अपने साथ आए 2 लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाता है। इसके बाद कमिया अनेमोनी से कहता है कि वह बाकी विलेजर्स की प्रोटेक्शन करे, जबकि वह बाहर गए लोगों पर नजर रखेगा। फॉरेस्ट के अंदर चलते हुए कमिया विलेजर्स को ज्यादा दूर न जाने की वार्निंग देता है, लेकिन वॉल्डो इतना स्टबर्न होता है कि वह कमिया की सारी वार्निंग्स इग्नोर कर देता है। असल में बेस के आसपास का एरिया रिसोर्स गैदरिंग के लिए होता है, लेकिन साथ ही यह एक डेंजरस जोन भी होता है जहां दिन और रात दोनों समय मॉन्स्टर्स अपीयर करते हैं। गेम सिस्टम के मुताबिक एक बार बेस छोड़ने के बाद दूसरे बेस पर जाना पॉसिबल नहीं होता। प्लेयर जितना बेस से दूर जाता है, मॉन्स्टर्स उतने ही स्ट्रांग होते जाते हैं। इसी वजह से यह पूरा सिस्टम प्लेयर्स के एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाया गया होता है। थोड़ी देर बाद वॉल्डो और उसके लोग ऐसे क्यूट बनीज देखते हैं जिनके सिर पर छोटे हॉर्न्स होते हैं। उनमें से एक कमिया से पूछता है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जो बेस पर अटैक करते हैं। कमिया इस बात को कंफर्म कर देता है, लेकिन वॉल्डो को इस पर डाउट होता है। कमिया पीछे रुक जाता है और सोचता है कि वॉल्डो को हार्ड वे से सीखने देना ही बेहतर है। उन्हें नहीं पता होता कि ये बनीज असल में हंटर बनी होते हैं जो कार्निवोरस और फियर्स रैबिट टाइप मॉन्स्टर्स हैं। ये बनीज अपने हार्मलेस लुक से प्रे को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में डाल देते हैं और फिर ग्रुप में सराउंड करके अटैक करते हैं। वॉल्डो और उसके लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बनीज उन पर टूट पड़ते हैं तो तीन दर्द से चिल्लाते हैं और कमिया उनकी तरफ दौड़ता है। उन्हें आंखें बंद करने और सांस रोकने को कहता है। वॉल्डो कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन कमिया उसे जल्दी करने को कहता है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद वे उसकी बात मान लेते हैं। तभी कमिया 3 पेपर की बॉटल्स निकालता है और उन्हें बनीज की तरफ फेंक देता है। बॉटल्स उनके बॉडीज पर टूटती है, जिससे बनीज पीछे हट जाते हैं और अटैक रोक देते हैं। इसके बाद कमिया वॉल्डो और बाकी लोगों को भागने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्डो तुरंत नहीं भागता, बल्कि आंखें खोलकर देखता है कि हुआ क्या है। इसी दौरान कुछ पेपर उसकी आंखों में चला जाता है और उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है। कमिया एक घायल को पकड़ता है और बताता है कि वे वापस बेस जा रहे हैं। बिना किसी बहस के सभी कमिया के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि बनीज फिर से उठ खड़े होते हैं। कुछ देर दौड़ने के बाद वे सेफली बेस लौट आते हैं और वॉल्डो समेत बाकी लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। इसके बाद विलेजर्स सेटल होने लगते हैं और अपने अपने ग्रुप्स में बंट जाते हैं। कुछ लोग कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू करते हैं और कुछ बेस को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक विलेजर नोटिस करता है कि वॉल्डो पहले से ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है। वॉल्डो कहता है कि मॉन्स्टर्स थोड़े टफ है, लेकिन उसे भरोसा है कि अगली बार वे उन्हें हरा लेंगे। इसी बीच लीफी कमिया के पास आती है और कहती है कि वह खुश है कि बेस में ज्यादा एलाइज जुड़ गए हैं। कमिया शॉर्ट सा जवाब देता है, जिससे लीफी नोटिस कर लेती है कि कुछ रॉन्ग है। वह उससे पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है, जिस पर कमिया असिल की तरफ इशारा करता है। दरअसल गेम के अर्ली स्टेजेस में कुछ गाइड लाइक इवेंट्स होते हैं और कैरेक्टर्स को इस तरह सेट किया जाता है कि वे प्लेयर्स को गेम वर्ल्ड के रूल समझा सके। असिल वही कैरेक्टर होता है जिसे प्लेयर्स को यह सिखाने के लिए रखा गया होता है कि डेड एनपीसीज को रिवाइव नहीं किया जा सकता। उसी रात मॉन्स्टर अटैक के दौरान ये सामने आता है कि ओजल बैटल में मारा जाने वाला है। इसके बाद प्लेयर्स ये सीखते हैं कि एनपीसीज रिप्लेस नहीं किए जा सकते जब वे एएल की मां को अपने बच्चे के लिए ग्रीविंग करते हुए देखते हैं, क्योंकि ओजल जल्द ही मरने वाला होता है। कमिया यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या उसके पास उसकी फेट बदलने की पावर है। दिन की ट्रेनिंग के बाद वॉल्डो और बाकी
कॉम्बैटेंट्स भूखे पेट वापस आते हैं, लेकिन ग्रुप की विमेन पहले से ही खाने का इंतजाम कर चुकी होती है। कुछ ही देर में बेस पर मौजूद कोई खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। खाते वक्त एजल मजाकिया अंदाज में एनेमनी से उसकी सोर्ड प्ले के बारे में पूछता है। एनेमनी मानती है कि उसकी सोर्ड स्किल्स ठीक ठाक है और ये बात ओजेल को मोटिवेट करती है, लेकिन साथ ही एनेमनी उसे बताती है कि आर्चरी में उसे अभी काफी काम करना है। दूसरी तरफ कामिया खाना खाने के बजाय ओजेल पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है कि एजल सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे गेम में प्लेयर्स को रूल्स समझाने के लिए डाला गया है। कामिया जानता है कि भले ही प्लेयर्स ओजेल को बैटल में न भेजे, फिर भी वह इवेंचुअली अपनी स्ट्रेंथ ओवर एस्टिमेट करेगा, बैटल में भटक जाएगा और अपनी जान गंवा देगा। यही वो तरीका है जिससे प्लेयर्स समझते हैं कि एनपीसीज रिस्पॉन्ड नहीं करते। वॉल्डो असील को पकड़कर उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि वह आखिरकार एक आदमी बन गया है, लेकिन उसकी माँ वॉल्डो को ऐसा करने से रोकती है। असील अपनी माँ से कहता है कि मॉन्स्टर्स उन पर हमेशा अटैक करते रहते हैं, इसलिए उसके पास फाइट सीखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी माँ आर्ग्यू करती है कि उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडल्ट्स ये काम करने के लिए मौजूद है, लेकिन एसल काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है और अपनी माँ को याद दिलाता है कि उसे सबको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसके फादर भी ऐसे ही थे। रिया असेल से कहती है कि उसका फादर वाकई स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसने कभी रेकलेसनेस को करेज नहीं समझा। यह सुनकर कामिया फाइनली समझ जाता है कि रेकलेसनेस और करेज दो अलग चीजें हैं, और अगर उसे एसेल को जिंदा रखना है तो उसे एक नया अप्रोच अपनाना पड़ेगा। कामिया रियलाइज करता है कि उसे ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें सक्सेस का चांस हो और जो करेज से बैक्ड हो। सिल्वियन भी कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन करता है और असल से कहता है कि वह रेकलेस न बने, जैसा उसकी माँ ने कहा। असल बुजुर्ग की एडवाइस को एक्नॉलेज करता है। सिल्वियन सजेस्ट करता है कि वे सब मिलकर विलेज की प्रोटेक्शन करें, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि अब यह उनका विलेज रहा ही नहीं है। उसी मोमेंट सिल्वियन कामिया से पूछता है कि क्या उनके पास पीने के लिए कोई बूज है। यह सुनकर वॉल्डो सरप्राइज हो जाता है कि बैटल से पहले बुजुर्ग शराब मांग रहा है। सिल्वियन कहता है कि वह इसी वजह से बूज चाहता है क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि वह सोबर मरने वाला नहीं है। वॉल्डो इसे पैथेटिक रेजोल्यूशन कह देता है और वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। इसके बाद कामिया उनसे कहता है कि अगर वे रात के रेड को सर्वाइव कर लेते हैं तो वह ड्रिंक्स का इंतजाम करने की कोशिश करेगा ताकि टोस्ट किया जा सके। यह सुनते ही वॉल्डो सबसे पहले खड़ा होकर सेलिब्रेट करता है। हालांकि कामिया का मूड थोड़ा ऑफ होता है, जिसे लीफी नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है। कामिया बताता है कि उसे इस बात से परेशानी हो रही है कि उसी ने सबको इस ब्रूटल सर्वाइवल गेम में धकेल दिया है। भले ही वह जानता है कि अल्टीमेट गेम बनाने के लिए यह जरूरी था, लीफी उससे एग्री करती है और याद दिलाती है कि उसके बिना एनपीसीएस एग्जिस्ट ही नहीं करते। कामिया कहता है कि वह ऐसा ट्रैश क्रिएटर नहीं बनना चाहता जो अपनी क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी न ले। शाम होते ही कामिया सबको गैदर करता है और बताता है कि एक और मॉन्स्टर रेड आने वाला है, इसलिए उन्हें अपनी फॉर्मेशन दोबारा चेक करनी होगी। वह कहता है कि जो लोग कॉम्बैट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं वे बेस के अंदर से पेरीमीटर पर नजर रखेंगे। कामिया बताता है कि मॉन्स्टर्स आमतौर पर एक डायरेक्शन से आते हैं, लेकिन वह नहीं चाहता कि कोई केयरलेस हो, इसलिए सबको अलग अलग होकर वॉच रखने को कहता है। कॉम्बैटेंट्स के लिए वह बताता है कि बो में सबसे स्किल्ड 3 लोग एनेमोनी की लीड में आर्चरी स्क्वाड बनाएंगे। इसके बाद कामिया बाकी लोगों से कहता है कि वे अपनी सोर्ड्स उठाए और फ्रंट पर जाए, क्योंकि वे पेयर्स में काम करेंगे। एक पेयर आर्चरी स्क्वाड के सामने गार्ड बनेगा, जबकि वॉल्डो का ग्रुप उसके पार्टनर के साथ फ्रंट लाइंस पर रहेगा। यह सुनकर वॉल्डो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वह एक्शन में कूदने के लिए बेसब्र होता है, लेकिन वह पूछता है कि कामिया किसके साथ पेयर बनेगा, जिस पर कामिया बताता है कि ओजेल उसके साथ रहेगा। यह सुनकर ओजेल और उसकी माँ शॉक हो जाते हैं और उसकी माँ तुरंत बोलती है कि ओजेल अचानक से फाइट में नहीं कूद सकता। कामिया उसे अश्योर करता है कि वह उसकी कंसर्न समझता है, लेकिन बैक में रहने से सेफ्टी गारंटी नहीं होती। कामिया कहता है कि अगर ओजेल फाइट करने को रेडी है और केपेबल है तो इससे वह जल्दी स्ट्रांग बनेगा और उसके सर्वाइवल चांसेस भी बढ़ेंगे। फिर भी रिया वरीड रहती है, लेकिन कामिया उसे अश्योर करता है कि वह अपनी पूरी ताकत से ओजेल को प्रोटेक्ट करेगा। असल में कामिया जानबूझकर ओजेल को फ्रंट लाइंस पर रख रहा होता है ताकि एनिमी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर सके, क्योंकि सिस्टम एआई उसे मरवाने की कोशिश करेगा। भले ही ये गारंटी ना हो, कामिया मानता है कि स्क्रिप्टेड इवेंट को ओवरटर्न करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। एनेमनी रिया से कहती है कि वह कामिया की कॉम्बैट प्रोवेस पर भरोसा कर सकती है, लेकिन कामिया रिया को साफ बता देता है कि वह एसल को तब तक नहीं ले जाएगा जब तक वह खुद विलिंग ना हो। इतना कहते ही आसल उछलकर कहता है कि वह रेडी है, क्योंकि वह अपने डैड की तरह स्ट्रांग बनना चाहता है। सब कुछ सेट हो जाने के बाद कामिया फाइटर्स को मोटिवेट करने के लिए स्पीच देता है ताकि आने वाली बैटल के लिए उनका माइंडसेट सही रहे। जैसे ही रात गिरती है, कामिया को 4th डे का क्वेस्ट मिलता है, जिसमें फिर से सर्वाइव द नाइट करना होता है। थोड़ी देर बाद बैटल शुरू होती है और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। कामिया लीफी से कहता है कि वह एसल पर नजर रखे और कुछ भी होने पर उसे तुरंत बताए। एनेमोन वॉच टावर में अपनी स्क्वाड के साथ खड़ी होती है और उन्हें गॉब्लिन्स पर एरोस फायर करने का ऑर्डर देती है। वह कहती है कि एम रफ हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बस एनिमी की फॉर्मेशन डिस्टर्ब होनी चाहिए। जब एनेमनी गॉब्लिन्स को स्कैटर कर रही होती है, कामिया और असॉल्ट टीम आइसोलेटेड गॉब्लिन्स पर अटैक करते हैं। कामिया उन्हें एक एक करके खत्म करने को कहता है, लेकिन पेयर्स न तोड़ने की हिदायत देता है ताकि न्यूमेरिकल एडवांटेज बना रहे। वह वॉल्डो से भी कहता है कि एनिमीज को वॉच टावर के पास न आने दे। वॉल्डो ऑर्डर एक्नॉलेज करता है और कहता है कि उसे बताने की जरूरत नहीं थी। इस बीच मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ जाती है और इसकी वजह बेस लेवल का बढ़ना भी होता है। इसके बावजूद फाइटर्स अच्छी तरह होल्ड कर रहे होते हैं, भले ही यह उनकी फर्स्ट बैटल हो। फाइटर अपने 2 मैन सेल्स मेंटेन करते हैं, एनिमियों को कून ऑर्डिनेट नहीं करने देते और फिर उन्हें खत्म करते हैं। वॉल्डो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है और गॉब्लिन्स को ऐसे काटता है जैसे बटर हो। वॉल्डो एक गॉब्लिन से लड़ रहा होता है, तभी नोटिस करता है कि वह दूसरी डायरेक्शन में देख रहा है। वॉल्डो इस मौके का फायदा उठाकर गॉब्लिन को गिरा देता है और उसे लुक अवे करने के लिए मॉक करता है। उसे पता नहीं होता कि सिस्टम प्रोग्राम एक्टिवेट हो चुका है जिसने गॉब्लिन्स को एसल को मारने के लिए ड्राइव कर दिया है। बैटल अच्छी तरह
तरह चलती रहती है और पहले से लगाए गए ट्रैप्स की वजह से एनिमी नंबर्स काफी कम हो जाते हैं। कमिया ये भी नोटिस करता है कि एनिमीज को रीड करना आसान लग रहा है और इसकी वजह एसेल की प्रेजेंस होती है। लेकिन गेम वर्ल्ड इतनी आसानी से चीजें छोड़ने वाला नहीं होता। अचानक गॉब्लिन्स और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फियर्स हो जाते हैं। एनेमोनी नोटिस करती है कि गॉब्लिन्स अजीब तरीके से मूव करने लगते हैं, जिस पर वह वॉच टावर से कूदकर ग्राउंड पर बैटल ज्वाइन करती है। दूसरी तरफ लीफी एजेल के साथ ही रहती है, लेकिन अचानक वह गॉब्लिन्स को कामिया को फ्लैंक करते हुए देखती है और कामिया को वार्न करती है। वह मुड़ भी नहीं पाता कि गॉब्लिन्स असील को जमीन पर गिरा देते हैं। यह देखकर कामिया पैनिक कर जाता है और असील पर चिल्लाता है कि जल्दी से उठो। एक गॉब्लिन उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एनेमोनी का एरो उसकी आंख में छेद कर देता है। सरप्राइजिंगली गॉब्लिन एरो निकाल लेता है और एनेमोनी पर अटैक भी नहीं करता। ये देखकर एनेमोनी शॉक हो जाती है, क्योंकि गॉब्लिन्स का उस पर ध्यान न देना काफी वियर्ड होता है, खासकर जब नॉर्मली वे ऐसा बिहेव नहीं करते। दूसरी तरफ वाल्डो अभी भी गॉब्लिन से लड़ते हुए एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक एक गॉब्लिन उसे दूर फेंक देता है। वाल्डो पूरी तरह शॉक में आ जाता है। इसी बीच एक गॉब्लिन असील तक पहुंच जाता है। ओजेल डर से कांप रहा होता है।